गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12 के बायोलॉजी क्लास हम लोग देखेंगे, जिसका थर्ड चैप्टर है मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। जब मैं इस चैप्टर को अपने दृष्टिकोण से देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चैप्टर हर सभी को पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप सभी एक ऐसे एज ग्रुप में हैं कि आपके शारीरिक अवस्था में जो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को देखते हुए आपके मन में कई ऐसे प्रश्न आते हैं कि जो आप किसी अन्य से शेयर नहीं कर पाते हैं। आपकी इच्छा होती है कि मैं ये जो शारीरिक परिवर्तन हुआ उसके बारे में किसी से हम शेयर करें, तो आपके अंदर एक हेजिटेशन उत्पन्न होता है, जिसके कारण आप शेयर नहीं कर पाते। तो ये एक चैप्टर अपने बेसिक नॉलेज के लिए भी पढ़ना जरूरी है। आपके रियल लाइफ में आपके शरीर से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस चैप्टर को पढ़ना अति आवश्यक है। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, आपके मन में एक ऐसा प्रश्न बनता है। सबसे पहले प्रश्न बन सकता है कि जो फीमेल है, जो ह्यूमन में फीमेल है, उसकी जो रिप्रोडक्शन क्रिया जो होती है वो मुख्यतः 45 इयर्स तक होती है, लेकिन वहीं पर मेल 60 या 65 अप्रोक्स 65 तक भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है उसके शारीरिक, भोजन इत्यादि पर। ये क्यों होता है, आखिर क्या हमारे शरीर में ऐसा परिवर्तन होता है, किस स्टेज पर हमारे शरीर के अंदर कौन सी घटनाएं होती है, ये सब इस चैप्टर को हम लोग ध्यान में रखते हुए, आपके बेसिक नॉलेज को भी ध्यान में रखते हुए, नीट एग्जाम को भी ध्यान में रखते हुए, बोर्ड को भी लेकर साथ में चलेंगे। और जो हाई लेवल के जो एग्जाम हैं, जो बीएचयू एग्रीकल्चर या नीट एग्जाम के लिए, उन सभी को ध्यान में रखते हुए मैं इस चैप्टर आगे देखेंगे। जैसा कि आपको पता है कि जो ह्यूमन बींग्स है, मानव जाति, हम सभी एक यूनिसेक्सुअल प्राणी है। फर्स्ट ही आप देखें, मानव एक लिंगी यानी कि यूनिसेक्सुअल प्राणी है। यूनिसेक्सुअल मीन्स कि जो मेल और फीमेल होते हैं, उनके जो सेक्स ऑर्गन होते हैं अलग अलग बॉडी पर होते हैं। आप जैसे अर्थवॉर्म में देखे होंगे कि मेल और फीमेल एक ही प्राणी पर उपस्थित होता है, तो वो एक बाइसेक्सुअल है। लेकिन जो मानव है वो एक यूनिसेक्सुअल प्राणी है, यानी कि मेल ऑर्गन और फीमेल ऑर्गन अलग अलग जीव पर उपस्थित होते हैं, इसलिए इसे कहते हैं यूनिसेक्सुअल प्राणी है। इसमें जो मानव में जो लैंगिक, जो मानव में जनन क्रियाएं होती है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। आपको पता है कि पिछले जब चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें शामिल था कि जो रिप्रोडक्शन क्रिया होती है वो 2 टाइप्स के है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लेकिन जो ह्यूमन बींग्स के अंदर होता है, मानव के अंदर जो होती है, यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन काफी विकसित होता है। काफी अलग अलग भाग इसमें काफी कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि मानव एक विकसित प्राणी है और उसके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्रिया होती है वो काफी हाईली लेवल पे संभव हो पाता है। तो इस दृष्टिकोण से मानव एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाला जीव है और ये विविपेरस है। किस प्रकार का प्राणी है? विविपेरस। अब आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि विविपेरस क्या होता है? विविपेरस मीन्स कि जो मानव जाति है, जो मानव है, जो रिप्रोडक्शन क्रिया के दौरान ये जो शिशु का जन्म देते हैं, और इसके विपरीत कुछ जीव ऐसे होते हैं कि वो ओविपेरस होते हैं, अंड प्रजक। विविपेरस का मतलब होता है सजीव प्रजक। जो शिशु का जन्म देते हैं वो होते हैं विविपेरस, और जो अंड प्रजक यानी कि जो अंडा देते हैं, जैसे पक्षी में देखे होंगे, बर्ड्स इत्यादि जो भी हैं, वो ओविपेरस है।
तो मानव कैसे हैं? विविपेरस है। और किस प्रकार के प्राणी हैं? यूनिसेक्सुअल प्राणी हैं। दूसरा हमारा पॉइंट आता है कि मानव में लैंगिक द्विरूपता यानी कि सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है। अब सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म क्या है? सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म है कि हम मेल और फीमेल को बाहर से ही देखकर पहचान सकते हैं। उनकी कुछ अंगों का विकास ऐसा रहता है कि आप बाहर से ही मेल और फीमेल को यदि बाहर से ही देखकर पहचान सके तो उसे कहते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, लैंगिक द्विरूपता। इसमें मेल और फीमेल देखने में ही अलग अलग, आप बाहर से ही एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल से ही उसकी पहचान कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है प्राथमिक लैंगिक अंग यानी कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। मानव के अंदर मेल और फीमेल दोनों के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो होता है जिसके अंदर गैमिटोजेनेसिस प्रक्रिया होती है, यानी कि गैमिट का निर्माण होता है। गैमिट का निर्माण मेल में गैमिट के रूप में स्पर्म होता है और स्पर्म का निर्माण होता है टेस्टिस में। तो हमारा जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यदि मेल में देखा जाए, मेल में क्या है? टेस्टिस। और यदि फीमेल में देखा जाए जहां पर ओवा अंडाणु का निर्माण होता है वो है ओवरी। ओवरी। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है? जहां पर गैमिट्स का निर्माण होता है, जिसमें मेल में गैमिट्स के रूप में क्या होता है? स्पर्म, और फीमेल में क्या होता है? ओवम। और उसका निर्माण कहां होता है? ओवरी में। अब दूसरा पॉइंट है कि द्वितीयक लैंगिक अंग, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। इस टेस्टिस और फीमेल में ओवरी के अलावा बहुत सारे ऐसे अंग हैं, यूरेथ्रा हुआ, एक्सटर्नल जेनेटेलिया हुआ, जो कि बाहर से दिखते हैं, नर में पेनिस। तो ये सब जो अंग हैं वो हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ये रिप्रोडक्शन क्रिया में मदद करते हैं। यहां पर स्पर्म या ओवम का निर्माण नहीं होता है, लेकिन द्वितीयक लैंगिक अंग के बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं संभव हो सकता है। जैसे मादा में यूटेरस भी हो गया, फैलोपियन ट्यूब हुआ इत्यादि, ये सब क्या है? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। अब इसी आपके एनसीईआरटी सिलेबस के अंतर्गत जो आपके अपर लेवल के भी जो भी एग्जाम है उसको भी टच करेगा, इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं यूरेथ्रा, यूरेथ्रा, यूटेरस, एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस इत्यादि। अब इस चैप्टर में एनसीईआरटी के अंतर्गत जैसे जैसे आगे बढ़ता है आपको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। मेल, सबसे पहले हमें पढ़ना है नर जनन यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और इसके बाद हम लोग देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो कि मानव के अंतर्गत, मानव नर के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे पार्ट हैं जिसके अंतर्गत, जिसके द्वारा रिप्रोडक्शन क्रिया होती है, जिसमें से फर्स्ट है, आप देख सकते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम शरीर के पेल्विक रीजन में स्थित होता है। आपको जब मैं स्केलेटन सिस्टम पढ़ा रहा था क्लास में, तो हमारे शरीर के जो दो पार्ट, मुख्य पेल्विक गार्डिल और पेक्टोरल गार्डिल, जो हमारे कंधे का हिस्सा होता है, ये वाला पार्ट जो होता है ये होता है पेक्टोरल गार्डिल, और जो कमर वाला भाग होता है ये होता है पेल्विक गार्डिल। और इसी पार्ट में जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो, वो स्थित होता है। तो पेल्विक गार्डिल समझ गए, जो ऊपरी कंधे वाला जो हिस्सा है ये होता है पेक्टोरल गार्डिल, और जो ये कमर वाला भाग होता है ये होता है पेल्विक रीजन। तो इसी में हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्थित होते हैं। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो आप देख सकते हैं, इसमें क्या चीजें होती है। वन पेयर टेस्टिस,
चूंकि वन पेयर टेस्टिस का मतलब एक जोड़ी टेस्टिस होता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं वृषण। एसेसरी डक्ट, उसके अलावा एसेसरी डक्ट होता है सहायक ग्रंथि, उस टेस्टिस की जो सहायता करते हैं उसे कहते हैं एसेसरी डक्ट। तथा एक्सटर्नल जेनेटाइलिया पाए जाते हैं। एक्सटर्नल जेनेटाइलिया का मतलब हुआ जो बाहर से दिखते हैं एक्सटर्नल पार्ट में, जिसके अंतर्गत पेनिस इत्यादि आते हैं। इसमें टेस्टिस जो होता है एब्डोमिनल कैविटी के बाहर, एब्डोमेन कहते हैं ये जो उदर वाला भाग है, उदर गुहा, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक पाउच, एक ऐसे थैलीनुमा संरचना में स्थित होता है जिसे स्क्रोटम कहते हैं। वो जो आप संरचना देख सकते हैं, जैसे कि एब्डोमिनल पार्ट में नर में दोनों जंघों के बीच एक थैलीनुमा संरचना होता है और उस थैलीनुमा संरचना में दो अंडाकार टेस्टिस होता है, जो कि इसे छोटे से पार्ट में डिवाइड किया रहता है सेप्टा के द्वारा। ये दो टेस्टिस हैं, एक पेयर, और ये जो बाहरी पार्ट है यही कहलाता है स्क्रोटम। अगला पार्ट देखें। स्क्रोटम टेस्टिस के टेम्परेचर को इंटरनल बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रखने में सहायक होता है। क्यों हमारे शरीर के वो बाहर स्थित है, क्यों नहीं शरीर के अंदर स्थित है? चूंकि हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस है, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्रिया के लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस क्रिया मीन्स स्पर्म बनने के लिए, स्पर्म निर्माण करने के लिए वो सूटेबल नहीं है। उसको सूटेबल बनाने के लिए हमारे एब्डोमिनल कैविटी से वो बाहर है। ये आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न ये पूछा जाता है। 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रखने में सहायक होता है, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस मीन्स होता है स्पर्म के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। क्लियर है? ये वाला पॉइंट ध्यान रखना कि क्यों वो शरीर से बाहर है, क्योंकि जो स्पर्म निर्माण होने के लिए टेम्परेचर चाहिए वो हमारे बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, अगला पॉइंट देखते हैं। एडल्ट में प्रत्येक टेस्टिस ओवल होता है। ओवल मीन्स होता है अंडाकार। आप यदि आपको इंग्लिश से दिक्कत है तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि आगे बायो जो है आपको इंग्लिश में ही ज्यादातर जानना है। आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं खास करके बायो में, आप हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़िए और इंग्लिश में ही ज्यादा आसानी प्राप्त होता है। एडल्ट में जो टेस्टिस होता है वो अंडाकार होता है, ओवल होता है, जिसका लेंथ, लंबाई जो होता है 4 to 5 सेंटीमीटर होता है। इसकी लंबाई जो है कितनी है? 4 to 5 सेंटीमीटर। तथा विड्थ, जो इसकी विड्थ है एक की, वो है 2 से 3 सेंटीमीटर। उसके आगे देखिए पॉइंट, प्रत्येक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट होते हैं। कंपार्टमेंट मीन्स इसमें छोटे छोटे भाग बने होते हैं, अलग अलग छोटे छोटे 250 ऐसे कंपार्टमेंट हैं, छोटे छोटे भाग हैं, जिसमें कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स स्थित होता है। उसको बहुत, अब सोचिए कि इतने में ही 250 कंपार्टमेंट्स ऐसे बने हुए हैं। अब जो 250 कंपार्टमेंट्स बने होते हैं, कंपार्टमेंट मतलब छोटे छोटे भाग, जिन्हें टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। ये वर्ड्स ध्यान रखना, हो सकता है कि आगे आपको इस वर्ड्स की जरूरत पड़े। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। प्रत्येक लोब्यूल्स में, यानी कि ये जो प्रत्येक कंपार्टमेंट बना हुआ है, प्रत्येक लोब्यूल्स के अंदर 1 से 3, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि ये कंपार्टमेंट कितना बड़ा है। 1 से 3 हाईली क्वाइल्ड, हाईली क्वाइल्ड मतलब बहुत उलझा हुआ, बहुत एक दूसरे में, इस प्रकार से कह सकते हैं कि काफी एक दूसरे में उलझा हुआ, हाईली क्वाइल्ड
सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ये वर्ड्स तो काफी आपको ध्यान रखने योग्य है। ये नाम आगे इस चैप्टर में बार बार आएगा, इसीलिए मैं इसको उच्चारण के लिए मैं लिख भी दिया हूं। 1 से 3 हाईली क्वाइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं जिनमें स्पर्म प्रोड्यूस होता है, यानी कि स्पर्म का निर्माण होता है। और बच्चों, जैसा कि अभी हम पिछला जो पॉइंट्स था लास्ट, उसको हम लोग देखे, जस्ट उसके बाद का पॉइंट्स हम देखें कि प्रत्येक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर 2 प्रकार के सेल उपस्थित होते हैं। हमने देखा, जो पिछला पॉइंट था आप लोग देख सकते हैं, पिछला जो पॉइंट था वो था कि टेस्टिस के अंदर 250-250 कंपार्टमेंट्स थे और उस कंपार्टमेंट्स में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स उपस्थित था, राइट। और उस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर 2 प्रकार के सेल उपस्थित होते हैं, कोशिका उपस्थित होती है, जिसमें फर्स्ट है स्पर्मेटोगोनिया। और स्पर्मेटोगोनिया नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें स्पर्म, अगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया क्या करता है, स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है? स्पर्म का, यानी कि शुक्राणु निर्माण करने की जो प्रक्रिया करता है वो स्पर्मेटोगोनिया करता है। स्पर्म फॉर्मेशन यानी कि स्पर्म का निर्माण। और दूसरी जो कोशिका है वो है सर्टोली सेल। सर्टोली सेल, ये जो स्पर्म फॉर्मेशन हो रहा है, स्पर्म बन रहा है, इस स्पर्म को न्यूट्रिशन करता है, पोषण प्रदान करता है, पोषण प्रदान करता है। ये क्या करता है? पोषण प्रदान करता है। ये आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा, न्यूट्रिशन प्रदान करता है। इसके बाद हम इसके तीसरे पॉइंट की ओर बढ़ें तो इसके अतिरिक्त इन यानी कि 2 सेल स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली सेल के अलावा यदि देखें तो इसमें लाइडिंग सेल उपस्थित होता है, जो कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के जो बीच बीच में पार्ट होते हैं उसी में ये लाइडिंग सेल उपस्थित होता है, जिसके द्वारा एंड्रोजन तथा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन होता है, स्त्रावन होता है। ये जो एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, ये मानव में स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया का नियंत्रण करते हैं। उनके द्वितीयक लक्षण जो सेकेंडरी कैरेक्टर है, जैसे मेल में मूछें आना, उनके अंदर स्पर्म निर्माण होना, शारीरिक विकास होना, ये सारे किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं? तो एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के। आपसे एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में कौन सा मेल हार्मोन है? तो आप ध्यान रखना कौन कौन से, एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, जिसका सिक्रीशन कहां से होता है? तो बच्चों ध्यान रखना, लाइडिंग सेल से। और लाइडिंग सेल कहां है? तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के पास। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहां है? तो टेस्टिस में। आगे देखें, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आगे चलकर ट्यूबली रेक्टी नामक नली में खुलता है तथा ट्यूबली रेक्टी आगे चलकर रेटे टेस्टिस नामक नली में खुलता है, एवं रेटे टेस्टिस आगे चलकर वास इफ्रेंसिया में खुलता है। यदि इस पर ध्यान दें तो ये कुछ इस प्रकार से है। आप इसके लास्ट में ये फिगर बना भी सकते हैं, ये सारे पॉइंट्स नोट कर सकते हैं। जैसे कि मैं कहा, इसके पहले जो फिगर हम देखे थे, इस स्क्रोटम के अंदर 2 टेस्टिस हैं और मैं बताया कि इसके अंदर ये 250 लगभग ऐसे कंपार्टमेंट्स होते हैं। और इस कंपार्टमेंट्स में यानी कि जो छोटे छोटे भाग हैं उसमें 1 से 3, मैं अब इसमें नहीं बना रहा हूं क्योंकि फिगर भी समझना है। इस कंपार्टमेंट्स में 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स उपस्थित होते हैं। आप देख सकते हैं 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स उपस्थित हैं। मैं यहां से निकाला हूं 1, 2, 3, जो कि
आगे चलकर ट्यूबली रेक्टी, थोड़ा सा इससे पतला एक नली बना जिसका नाम पड़ा ट्यूबली रेक्टी। ये हो गया ट्यूबली रेक्टी। अब कहा जा रहा है आगे चलकर ट्यूबली रेक्टी नामक नली में खुलता है और ट्यूबली रेक्टी आगे चलकर रेटे टेस्टिस यानी कि इससे भी पतली एक नली बनेगा, उस नली में खुलता है जिसे हम कहते हैं रेटे टेस्टिस। रेटे टेस्टिस, रेटे टेस्टिस नामक नली में खुलता है एवं रेटे टेस्टिस आगे चलकर वास इफ्रेंसिया में खुलता है और इससे भी पतली एक नली बनती है जिसे कहते हैं हम वास इफ्रेंसिया। ये कौन सी नली हो गई? वास इफ्रेंसिया। वास इफ्रेंसिया। क्लियर है बच्चों? ये स्क्रोटम हो गया, स्क्रोटम, और ये हो गया टेस्टिस। अब ध्यान दें कि ट्यूबली रेक्टी, रेटे टेस्टिस तथा वास इफ्रेंसिया ये तीनों मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं जिसे कहते हैं इंटरस्टेटिकुलर सिस्टम, अंतःवृषण तंत्र। ये जो पॉइंट्स है आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। ये वास इफ्रेंसिया एक 6 मीटर लंबी काफी कुंडलित संरचना होती है, उस संरचना में खुलती है जिसे हम कहते हैं इपीडिडाइमिस। इस पार्ट को कहते हैं इपीडिडाइमिस, जिसमें स्पर्म कुछ देर तक स्टोरेज रहता है। आपसे एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है कि जो स्पर्म बना वो कहां पे स्टोर होता है, कहां पे वो यानी कि संग्रह कहां पर होता है, और उसकी मैच्यूरेशन क्रिया यानी कि परिपक्वन क्रिया कहां पर होती है। तो बच्चों ध्यान रखना, ये आपका एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, आप यहां पे लिख सकते हैं। यहां पर क्या होता है? संग्रह क्रिया और परिपक्वन। यानी कि स्टोरेज और परिपक्वन क्रियाएं होती है। अब ये इपीडिडाइमिस जो कि आगे चलकर पता चल रहा है इपीडिडाइमिस से निकलने वाली जो नली होती है ये कहलाती है, यहां से जो नली निकली ये कहलाती है वास डिफरेंसिया। वास डिफरेंसिया, डिफरेंस। जो पहले है इपीडिडाइमिस के जो पहले है, बस थोड़ा सा आप शब्द में ध्यान रखना है, ये वास इफ्रेंसिया है और ये वास डिफरेंसिया है। ये जो वास डिफरेंसिया है आगे चलकर इजेकुलेटरी डक्ट में खुलता है, जो कि एब्डोमिनल कैविटी जो उदर गुहा है उसमें एक और नली होती है जिसको हम कहते हैं, एक एसेसरी डक्ट है जिसको कहते हैं हम सेमिनल वेसाइकल। सेमिनल वेसाइकल। ये और ये दोनों एक साथ दोनों एक साथ एक विशेष प्रकार की नली में खुलती है जिसे कहते हैं इजेकुलेटरी डक्ट। इजेकुलेटरी डक्ट। और फाइनली ये जो इजेकुलेटरी डक्ट है, मैं आगे वीडियो में ये सभी पार्ट बताऊंगा कि सेमिनल वेसाइकल क्या करता है, सीमेन का फॉर्मेशन कैसे होता है, सीमेन यानी कि वीर्य कैसे बनता है। यह स्पर्म तो केवल बना जो कि काफी कई मिलियंस में बनता है और वो कई लिक्विड फ्लूइड में वो मिलकर वो सीमेन का निर्माण करता है। तो वो आगे के नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ये आपके अंदर जो शारीरिक प्रक्रियाएं हैं उसको मैं बताया कि कैसे हमारा जो नर जनन अंग
जो एब्डोमिनल कैविटी में स्थित है वो कैसे स्थित है। ये इजैकुलेटरी डक्ट आगे चलकर यूरेथ्रा आपको बता दें कि मेल में यूरेथ्रा की लंबाई कुछ अधिक होती है फीमेल के तुलना में। मेल में इसकी लंबाई होती है 18 से 20 सेंटीमीटर, जबकि फीमेल में इसकी लंबाई 2 से 3 सेंटीमीटर होता है। कुछ रीजन यही होता है कि जो मेल होते हैं अपने यूरिन को कुछ अधिक समय तक उसको कंटेन रख सकते हैं, उनकी सहन करने की, मूत्र को रोके रखने की क्षमता फीमेल के अपेक्षा अधिक होता है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि मेल में ये यूरेथ्रा की लंबाई जो होती है 18 से 20 सेंटीमीटर होता है, जबकि फीमेल में 2 से 3 सेंटीमीटर होता है। और एक पॉइंट, मेल में सीमेन का जो मार्ग है, ये स्पर्म का मार्ग है, और यूरिन त्यागने का जो मार्ग है वो दोनों एक ही होता है। लेकिन जब हम लोग फीमेल पार्ट में देखेंगे तो यूरिन का जो पाथ है, यूरिन का जो त्याग करने की रास्ता है, और स्पर्म जाने का जो रास्ता है वो बिल्कुल अलग अलग पार्ट होते हैं। दोनों का वे, दोनों का पाथ बिल्कुल अलग होता है। ये यूरेथ्रा आगे चलकर पेनिस में खुलता है, जहां से स्पर्म का निष्कासन होता है। तो क्लियर है बच्चों? आज जितने भी पॉइंट हैं उसको आप नोट कीजिएगा, लास्ट में ये फिगर भी बनाइएगा, और इसके आगे वाले जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं ये सभी पार्ट का डिस्क्रिप्शन, यानी कि किसमें क्या मेन पार्ट है, क्या चीज इसमें कौन सी प्रक्रियाएं होती है, उसको हम लोग देखेंगे। तो थैंक यू बच्चों, आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। ऑल द बेस्ट।